हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि हमने अब तक समझ लिया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं तथा कक्षा में दिए गए जो अधिगम अनुभव हैं वो कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी विधियां हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो जानने का तरीका है कि कितने उद्देश्य मिले हैं या कहाँ तक टीचिंग प्रभावी है, इन सारी चीज़ों को जानने के क्या क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको 4 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है विद्यालय में जो प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। आज हम लिखित प्रविधि के बारे में डिटेल में जानेंगे, यानी रिटन टेक्निक। उसके अलावा ओरल टेक्निक है, प्रैक्टिकल टेक्निक है और ग्रेडिंग सिस्टम है। और आप सभी से चिर परिचित हैं, बस ये है कि आपको थ्योरेटिकल तरीके से उसको किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से बताना है, ये सारी चीज़ें जब आप जान लेंगे तो आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सारे तरीके आपने सारे मेथड से एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको सारी विधियों के बारे में पता है। बस थोड़ा सा उनकी डिटेलिंग के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या है, किसके क्या मेरिट्स हैं और किस विधि के क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरीके से उनका आयोजन किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, तो रिटन टेक्निक क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो आप लिखित परीक्षाएं देते हैं, है ना, वो आपकी रिटन टेक्निक से मूल्यांकन करने का एक मेथड है, एक विधि है, जिसमें आपको जो प्रश्नों का निर्माण है वो परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है और प्रश्नों को आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रश्नों को या प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें जिन उद्देश्यों के बारे में बच्चे की जानकारी चाहिए, हमें जिन उद्देश्यों के बारे में पता करना है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आंसर नहीं बनाए जाते, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये निदान और उपचार की प्रक्रिया में सहायक होती है। भाई, अगर मुझे जानना है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है या किस सब्जेक्ट में वो वीक है, तो हमें ऐसा प्रश्न पत्र बनाना होगा जिससे हम डायग्नोस कर पाएँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम रिमीडियल टीचिंग के द्वारा उसकी समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही साथ ये भी चीज़ें होती हैं कि जो आयु है, जो छात्र की एज है, जो उसका इंटरेस्ट है और जो आपका करिकुलम है, इन सभी को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब बहुत से बच्चे हैं जो अलग स्टैंडर्ड में हैं और अलग स्टैंडर्ड में हैं, तो अगर सेम चैप्टर है या सेम टॉपिक है तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं ना, क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप जैसे 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 आप हायर क्लासेस में आते जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं आप क्वेश्चंस का तरीका बदलता जाता है ना। साधारण तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि भाई ये क्या है और इसके बारे में बताइए या इसके अंतर का उल्लेख करिए। आपको एक स्टेटमेंट दे देता है, कहता है इसकी व्याख्या करिए। आपको जो है किसी और तरीके से पूछ सकता है कि उदाहरण सहित अपने शब्दों में इस टर्म को समझाइए, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है वो, अब आप बड़े हैं, अब आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि भाई मूल्यांकन क्या है या किस तरीके से किया जाता है। आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा बताइए कि इसमें कौन सी विधि के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है और उस विधि के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करिए, है ना। तो उस तरीके से अगर बच्चे की आयु और रुचि के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्नों को दीर्घ रूप में, जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो किस लिए रखे जाते हैं, ताकि आपके जो विवरणात्मक रूपरेखा है उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चल सके। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भाई विशिष्ट होते हैं। कहते हैं ना हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन 4-5 पन्ने का थोड़ी ना लिखा जाता है, वो तो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, टू द पॉइंट बात पूछी जाती है। अगर पूछा है कि मापन के कितने स्केल हैं, तो 4 स्केल हैं। आप सिंपली उन 4 स्केल्स के बारे में डिफाइन कर देंगे, बात खत्म, है ना। अब उसके बारे में आप पूरी कहानी, पूरी रामायण थोड़ी ना लिख देंगे। तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो उनकी विशिष्ट रूपरेखा को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, प्रश्नों के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का परीक्षण किया जाता है, जिससे छात्र की अभिरुचि, उसकी अभिवृत्ति तथा मानसिक विकास, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। अब लिखित परीक्षा के अंतर्गत किस किस तरीके के प्रश्न शामिल हो सकते हैं, तो निबंधात्मक प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए।
ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके कौन कौन से होते हैं? इनके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का सर्वोत्तम ढंग से ये मापन करता है ना। इसका कठिनाई स्तर कुछ भी हो, लेकिन जो परीक्षक है वो अपने प्राप्तांकों को इस तरह से व्यवस्थित कर सकता है कि जो पूर्व निर्धारित प्रतिशत के विद्यार्थी हैं, है ना, वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सकें। बहुत ही ईजी मेथड लगता है हम लोगों को ये, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं भाई, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, हम अपने जो भी चीज़ें हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होती है हम सारी डिटेल में पूरी कहानी लिखते चले जाते हैं, है ना। तो एक विस्तृत उत्तर जो है वो प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, और किसी मानक उत्तर से तुलना किए बिना ही परीक्षक जो है वो उत्तरों का अंकन कर देता है। इसका कोई एग्जैक्ट मानक नहीं होता। जैसे आपने निबंध टाइप क्वेश्चन लिखा, ठीक, मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि नहीं कुछ कमी है, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए था, कंक्लूज़न पर ख़त्म करना चाहिए था, फ्लो चार्ट बनाने चाहिए थे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। किसी और टीचर ने कहा कि भले उसने प्रेजेंटेशन ठीक तरीके से नहीं किया है बट बाकी चीज़ें सही हैं, तो उन्होंने आपको 10 में 8 दिए लेकिन मैंने आपको 10 में 6 दिए। तो कोई एग्जैक्ट इसमें मापन नहीं है कि हम आपको किस बेसिस पे कितने नंबर देना है। इनके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, इनके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके बाद इसके जो निबंधात्मक परीक्षण है वो अफवाह परीक्षण होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या अन्य परीक्षण की तुलना में कम होती है, ठीक, और परीक्षार्थी को स्वेच्छा से प्रश्नों से संबंधित तथ्यों को संगठित व प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होती है। ये तथ्यों के पुनः स्मरण पर आधारित होते हैं। इनके द्वारा जो विभिन्न कौशल और मानसिक शक्तियाँ हैं उनका मापन भी संभव होता है। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो पहला है व्यावहारिकता। तो किसी भी, अभी आपके उसमें एक टॉपिक और है कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अभी उनके बारे में भी बताएंगे डिटेल में, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो व्यावहारिकता ये कह रहा है कि किसी भी अच्छी परीक्षा में 3 गुणों का होना ज़रूरी है: वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। तो निबंधात्मक परीक्षण जो है उसमें इन गुणों में से केवल तीसरा गुण ही पाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनके प्रश्नों की जो रचना होती है वो आसानी से हो जाती है, और इस प्रकार की परीक्षाओं की व्यवस्था करना भी आसान होता है ना। तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें केवल व्यावहारिकता पाई जाती है, ठीक। ज्ञान की विस्तृत परख हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जितनी चीज़ें, जितना नॉलेज होता है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो ज्ञान की विस्तृत परख हो जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लॉन्ग आंसर में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आपकी जो कल्पना है, जो चिंतन है, जो तर्क है, उन शक्तियों के आधार पर आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से उत्तर दे देते हैं। निर्माण करने में भी सरलता रहती है। लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनको बनाना सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक लाइन में सारी बात करके ख़त्म कर दी बात। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है जब छोटे छोटे हमें 4 ऑप्शंस भी रखने हो या छोटे प्रश्न निकालने हो, लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनमें बहुत ही सरलता होती है। इनको बनाने में किसी विशेष प्रशिक्षण या कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। निबंधात्मक परीक्षा से बच्चे की लेखन शक्ति का विकास होता है। क्यों आपको जो है एस्से राइटिंग कराई जाती है? क्यों? क्योंकि उससे आपके जो थॉट्स होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो लेखन शक्ति का विकास होता है। समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा, और स्पेशली एमएड को तो जब टूल्स वूल्स बनाने होते हैं तो उसमें एमएड सारी चीज़ें देख लेता है ना। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनका निर्माण करना बहुत कठिन होता है, ठीक। तो और बजाय जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका निर्माण करना सरल होता है। तो इसीलिए समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है। पहले निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले स्मृति की आवश्यकता होती है। यदि छात्र सीखे गए तथ्य को स्मरण नहीं रख सकते हैं या पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं तो वे परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर निबंध के रूप में देने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने विचार और जितनी चीज़ें हैं, तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आपको आपके मस्तिष्क में जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर देते हो, तो उससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ये विस्तृत पाठचर्या पर आधारित होती है। ये प्रयत्न किया जाता है कि पाठचर्या का कोई भी, जैसे कोई चीज़, जैसे कोई क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है
तो कोशिश की जाती है कि भाई उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो बनाया जाता है जो विस्तृत पाठचर्या पर आधारित होता है। तो ये निबंधात्मक प्रश्न के द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसके गुण: प्रश्न पत्र के निर्माण में सरलता होती है, मानसिक योग्यता की जांच संभव है, भाषा पर नियंत्रण होता है, क्योंकि भाषा पर जितना अधिक नियंत्रण होगा बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो उतना ही अच्छा होगा। भावों का संगठन, क्योंकि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो सारी जो जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितना भी नॉलेज आपको, वो सभी एक जगह व्यवस्थित मिल जाता है। मौलिकता का परीक्षण होता है, जबकि जो मौलिक रूप से जो विचार हैं वो आप प्रस्तुत कर पाते हैं तो इससे आपकी मौलिकता का भी परीक्षण होता है। इसको जानने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इसके कुछ दोष भी हैं। रट लेते हैं लोग, रटने पर बल दिया जाता है, रट लेते हैं और फिर लिख डालते हैं। उद्देश्यों में अस्पष्टता होती है। जो उद्देश्य होते हैं, क्योंकि वो पूरी कहानी से समझ में नहीं आता है कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, है ना। जो उद्देश्य से किया गया था वो क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अलग है और सामने वाले के अकॉर्डिंग अलग है, इसलिए पुस्तकीय ज्ञान पर सीमित होता है। पुस्तकीय ज्ञान पर सीमित कैसे होता है कि जो परीक्षाएं होती हैं वो इस बात पर बल देती हैं कि छात्रों ने पुस्तकीय ज्ञान किस सीमा तक ग्रहण किया है। इससे उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो कौशल है, उनकी जांच नहीं हो पाती है और ये भी नहीं पता लग पाता है कि दिए गए ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता बालक में कितनी है। ठीक। समय तथा धन का अपव्यय होता है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र के निर्माण, उनको छपने, उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था करने, क्योंकि भाई लॉन्ग आंसर है या निबंध टाइप वाले आंसर हैं तो उत्तर पुस्तिकाएं भी बड़ी होंगी, उनका मूल्यांकन करने में बहुत खर्च आता है। ठीक है, तो इस संचालन में प्रायः 1 महीना लगता है। आप जानते भी हैं, आपका जब आप एग्ज़ाम्स दे आते हैं उसके 1-1.5 महीने बाद ही रिज़ल्ट आता है। उचित मूल्यांकन करना कठिन होता है। अभी तक ऐसा मापदंड नहीं बन पाया है जिसके आधार पर बालकों की प्रगति की उचित जांच की जा सके। कभी कभी बालक 1 अथवा 2 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं, फिर उचित श्रेणी प्राप्त करने में या फिर असमर्थ रह जाते हैं, है ना। क्योंकि परीक्षकों की आत्मनिष्ठा उनकी मानसिक परीक्षार्थियों के उचित मूल्यांकन के मार्ग में बाधा बनती है। आत्मनिष्ठा का वही मतलब है कि हमारे अनुसार जो है इस तरीके का होना चाहिए और सामने वाले के अनुसार इस तरीके का होना चाहिए। ठीक। भाषा तथा लेखन गति का प्रभाव पड़ता है। भाषा शैली तथा लेखन गति का जो प्रभाव है वो अधिक परिलक्षित होता है। जिन छात्रों पर का भाषा पर अधिक अधिकार होता है वो अपने विचारों को प्रभावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त कर सकते हैं। साथ ही जिनके लेखन की गति तीव्र होती है और पाठ्य वस्तु का अधिक ज्ञान ना रखने वाले जो होते हैं वो भी सफल हो जाते हैं, है ना। तो भाषण शैली तथा लेखन की गति के अभाव में अच्छे अंक प्राप्त करने से भी कुछ छात्र असफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो रिटन वे में हैं, तो भाई लेखन और भाषा, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। साधन है ये, है ना, साधन नहीं है, साध्य है। ये भी एक पॉइंट है, इसमें नहीं है शायद, हाँ, तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि साधन नहीं है, साध्य है। मतलब परीक्षा जो है वो छात्र की यथार्थ स्थिति के मापन का एक साधन मात्र है। इस स्थिति का आंकलन करने पर उसके जो भावी कार्यक्रम के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके प्रमुख लक्ष्य सर्वांगीण विकास की प्राप्ति में छात्र की स्थिति के संबंध में निरंतर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए परीक्षा को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक। उसके बाद है प्रयोग करने की क्षमता जो है वो अविकसित होती है, क्योंकि छात्र जो है वो मानसिक शक्तियों के अभाव में अपने ज्ञान का प्रयोग करने में असमर्थ होता है। वो ये जो विवरणात्मक रूप में भाई चीज़ें कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संश्लेषणात्मक जो प्रश्नों के पूछे जाने पर उनका प्रस्तुति, अगर आप उनसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछें तो वो चीज़ें नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रटे हुए ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए ये जो परीक्षाएं होती हैं ये ज़्यादा वैध नहीं मानी जाती हैं, इनका जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको वैध बनाने के लिए उसका व्यापक और विभेदीकारी बनाना आवश्यक होता है ना। अब इन परीक्षाओं में किसी विषय से समस्त पाठचर्या पर 10 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी में से 5 अथवा 7 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो जो सीमित प्रतिनिधित्व हो गया ना, बच्चे ने 4-5 प्रश्न के उत्तर दे दिए, अगर उसे वो आते थे तो वो सफल हो जाएगा। तो पूरा जो हमें पूरा उसके बारे में जानकारी थी वो नहीं प्राप्त हो पाई। ठीक। अनैतिकता को प्रोत्साहन, इन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो एक विशेष
शैली में बनाए जाते हैं तथा अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों ही जो हैं वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को प्रारूप देकर इनको तैयार कर लेते हैं। तो कुछ अध्यापक परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताकर अपने अनुभव का बखान करते हैं, है ना, तथा परीक्षक अपने उत्तरदायित्व का सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो ये बात हो गई कि जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनके क्या दोष होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।